Hello everyone, my name is Aisha Rees and I'm again back with पेपर थर्ड ऑफ zoology PSC फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड है। उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जिसको तुम गेस्ट पेपर कहते हो एनीथिंग, आई एम हियर विद दिस। सो basically I'm just giving you some, as I have already given you some of the important questions which are being asked regularly, so you have to just go through these topics and I hope your exams will go well. So हाँ, तो सेक्शन ए में सबसे पहले स्टार्टिंग विद सेक्शन ए, लेट मी टेल यू वंस अगेन, इट इज़ द पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट एंड सेकंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट एंड दिस इज द पेपर थर्ड। सो सबसे पहला टॉपिक जो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो था वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम जो होता है किसका? एस्टेरियास का। एस्टेरियास क्या होते हैं? स्टार फिशेस जो होती हैं उनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है। और एस्टेरियास की जनरल मॉर्फोलॉजी पे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आया है और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आए हैं। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस थिंग इन माई वीडियो with the beautiful diagram and sketch, so I hope you will get it from there. काफ़ी अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है हमने उसमें, तो टेक इट फ्रॉम देयर, लर्न इट वेल। और अगर फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आता तो बार बार हम यही कह रहे हैं कि एक बुक है आर्यल कोटपाल की, ट्राई टू गेट इट फ्रॉम देयर। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट फ्रॉम माई वीडियोज़, इफ़ यू आर अनेबल टू गेट some concepts from me, then just get it by yourself from this book. This book is the best book for you to qualify your exam. Okay, I hope you get it. So the second topic was कि respiratory organs of phyla, इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये मोलस्क से रिलेटेड है, ठीक है। मोलस्क एक फाइलम होता है ना मोलस्का, तो मोलस्का के जो पाइला एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, यूनियो एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, तो इन दोनों का ही क्वेश्चन आता है। लेकिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ पाइला के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, यूनियो के भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे क्वेश्चन आए हैं। और अडेप्टेशन टू मोड ऑफ लाइफ, किस तरह से वो अडेप्ट हुए हैं मोड ऑफ लाइफ पे, उसके बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आया है। तो इसको तुम थोड़ा सा देखो, मोलस्क के चैप्टर में दिया हुआ है। नहीं समझ में आता है देन यू कैन जस्ट कंसिडर आस्किंग मी, ठीक है। और ये इतना कोई बहुत टफ नहीं है यार, बहुत इजी है। इसमें से गिल्स प्रेजेंट होते हैं किस तरीके से, उसमें किस तरीके से, मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर को तुम्हें ध्यान से देखना है और तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा है कंपेयर द होलो मेटाबॉलिक हेमी मेटाबॉलिक इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस। जो मेरी एक इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस की क्लास है, आई थिंक आई हैव टेकन इट इन 2 पार्ट्स, तो 2 लेक्चर्स में हमने लिया हुआ है, तो उसमें काफ़ी तुम्हें अच्छे से मिल जाएगा। रोल ऑफ हार्मोन्स भी हमने अच्छे से उसमें बताया थे, कॉर्पोरा एलेटाइन वगैरह, तो तुम ट्राई करो उस वीडियोज़ को देख लो। और नोट्स अगर तुम्हें चाहिए तो नोट्स तो ट्राई करो तुम बुक से ही बनाओ, अगर बुक से नहीं समझ में आता है तो नेट पे सर्च करो यार, बट एटलीस्ट तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सो दैट यू कैन जस्ट ड्रॉ इट एंड राइट एनीथिंग एटलीस्ट। और डायग्राम वैसे हमने बना दिए थे उस वीडियो में जहाँ तक हमें याद है, तो तुम अगर उस वीडियो को देखते हो तो तुम्हें लगभग थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि एक रफ डायग्राम अगर तुम बना रहे हो। अगेन आई एम सेइंग इफ यू आर मेकिंग अ डायग्राम, ट्राई टू यूज कलर पेन सो दैट यू गेट गुड मार्क्स in that diagram as well. After that there was an important question regarding the mosaic vision in prawn या compound eyes in prawn। जो प्रॉन्स होते हैं या पेलेमॉन्स होते हैं, उनकी जो आइज़ होती है वो ऐसा हम लोग की तरह बाइनोकुलर विज़न नहीं होता उनके पास मोज़ैक विज़न होता है और कंपाउंड आइज़ होती है उनके पास। तो इसको थोड़ा सा तुम्हें स्टडी करने की ज़रूरत है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा पेडिसिलेरी के बारे में क्वेश्चन आया था, टॉर्शन डिटॉर्शन के बारे में क्वेश्चन आया था। टॉर्शन डिटॉर्शन कुछ नया नहीं है, जब मोलस्क डेवलपमेंट हो रहा होता है तो इसके बीच में एक टाइम आता है, मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें टॉर्शन और डिटॉर्शन होता है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं होता, तुमने मोलस्क देखा होगा खूंगा, वो थोड़ा सा रोटेटेड होता है। इसी रोटेशन को ही तुम थोड़ा सा जब पढ़ोगे कि उसकी बॉडी में थोड़ा बहुत रोटेशन होता है, तो वो कितने डिग्री का होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। यू हैव टू लर्न अबाउट हाउ मच द रोटेशन टेक्स प्लेस, इन विच क्लास दिस रोटेशन टेक्स प्लेस, हाउ द टॉर्शन टेक्स प्लेस एंड हाउ द डिटॉर्शन टेक्स प्लेस। क्योंकि टॉर्शन भी होता है एक बार डिटॉर्शन होता है, तो ये तुम्हें थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है क्योंकि ये पूछा जाता है और शॉर्ट नोट्स में पूछता है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस हाफ पेज का अगर तुमने अगर नोट्स बना लिया तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। Try to make the diagram. Again I'm focusing on this thing that you have to make the diagram very well. So after this there is this affinities of peripatus। peripatus की जब, अच्छा एक भी कोई एक चीज़ समझ लो, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की एफिनिटीज़ पूछता है ना, एफिनिटीज़ मतलब होता है वो कितना किससे ताल्लुकात रखता है, मतलब कितना वो किससे कनेक्टेड है। जैसे ह्यूमन की अगर एफिनिटीज़ देखें तो वो कुछ फिश से कुछ हद तक कनेक्टेड होगा, कुछ हद तक वो एम्फीबियन से कनेक्टेड होगा। तो क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो उसकी दूसरे फाइलम से कनेक्टेड है, ठीक है, रिलेटेबल थिंग्स जो होती हैं एक फाइलम की दूसरे फाइलम के साथ। तो पेरीपेटस जो होता है वो प्लैटीहेल्मिन्थ्स का एक पार्ट हो गया, तो उसमें से ट्राई करना। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में नहीं होगा, पेरीपेटस इज समथिंग फ्रॉम विच आई थिंक इज फ्रॉम
हेमी कॉर्डेट में होता है शायद ये। इसके अलावा यार देख लो, इन केस इफ आई एम स्किपिंग इट फ्रॉम माई माइंड, जस्ट चेक इट आउट। ओके, बैलेनोक्लोसस होता है जिसमें हमने अच्छा खासा एक लेक्चर दे रखा है, तो तुम उस लेक्चर को देखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। उसमें हमने डायग्राम्स भी अच्छे से शो किए हुए हैं, तो डायग्राम्स तुम उनको वहाँ से देख सकते हो। और प्रैक्टिस ज़रूर करना, एक एक डायग्राम को अगर 5-10 बार भी प्रैक्टिस करते हो तभी तुम वहाँ पे जाके एग्जाम में जल्दी और सही डायग्राम बना पाओगे। अदरवाइज यू विल सफ़र अ लॉट, क्योंकि एक बार डायग्राम बनाने के बाद तो अगर सोचो दोबारा एग्जाम में ही बनाएंगे तो तुम नहीं बना पाओगे और बहुत ज़्यादा दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है तुम्हें। इसके अलावा जो क्वेश्चन है, जो डायग्राम, सिर्फ डायग्राम पूछ रहा है, क्योंकि पेपर थर्ड में हमने देखा कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो सिर्फ डायग्राम पे बेस्ड है, दैट यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड नो टेक्स्ट नीडेड। ऐसे करके एक डायग्राम क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें देखो अक्सर करके क्या पूछा, पैरेलल कॉम्प्लेक्स ऑफ पाइला, पाइला का एक पैरेलल कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है। हैस्टेड प्लेट ऑफ पैलेमोन की हैस्टेड प्लेट के ऊपर क्वेश्चन आना है। एमवीएल सेक्शन ऑफ बैलेनोग्लॉसस, एमवीएल क्या है, मिड वेंट्रोलेटरल सेक्शन के बारे में आ रहा है क्वेश्चन। ये सेक्शन तुम्हें उस क्या बोलते हैं, जो हमने वीडियो ली थी उसमें हमने बनाया, उसमें हमने क्या बनाया हुआ, उस वो वीडियो में ये डायग्राम तुम्हें मिल जाएगा। नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला और पैलेमोन, पैलेमोन का डायग्राम भी तुम्हें दिख जाएगा उस जो बैलेनोग्लॉसस वाली पैलेमोन वाली वीडियो हमने जो बनाई है उसमें दिख जाएगा। इसके अलावा जो डायग्राम तुम्हें हमारे लेक्चर में नहीं नज़र आता उनको तुम डायरेक्टली सर्च कर सकते हो एंड जस्ट ड्रॉ इट फ्रॉम द गूगल। ओके, ट्राई टू मेक द डायग्राम ऑथेंटिक। ऑथेंटिक कैसे बनता है डायग्राम, जब तुम उसमें लेबलिंग करते हो। साइंस में कोई चीज़ सुंदर दिखना ज़रूरी नहीं है, पर उसका स्ट्रक्चर और लेबलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम रेशियो प्रोपोर्शनेट ना भी बनाओ, पर तुम्हारा स्ट्रक्चर जैसे अगर मान लो तुमने ये लिखा और इसके नीचे लिख दिया काऊ, तो इट विल बी कंसिडर्ड काऊ बिकॉज यू आर नॉट एन आर्ट स्टूडेंट, यू आर अ साइंस स्टूडेंट। तो ट्राई डूइंग दिस थिंग, ट्राई लेबलिंग, बिकॉज लेबलिंग के बिना तुम्हारा डायग्राम वैलिड नहीं है। ओके, आफ्टर दिस यू हैव टू लर्न सम कोऑर्डिनेट एफिनिटीज़ टू बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस को क्यों हेमी कोऑर्डिनेटा में रखा गया है, क्या उसकी कोऑर्डिनेट के साथ एफिनिटीज़ हैं, क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो उसको इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच का सामान, उसको मतलब बीच का ऑर्गेनिज्म उसको बना के रखते हैं। कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बीच में वो आता है, तो इसके हिसाब से तुम्हें ये कोऑर्डिनेट की एफिनिटीज़ बैलेनोग्लॉसस के लेके पढ़नी पड़ेगी। ग्लॉचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो, इसके बारे में एक मेरा छोटा सा वीडियो है, आई थिंक आई हैव मेड अ शॉर्ट वीडियो, और क्या बोलते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स में हमने इसको बना के रखा है, तो तुम इसको देख सकते हो। क्लॉचिडियम लार्वा बहुत टफ नहीं होता, बहुत छोटा सा है, ठीक है। इसके अलावा चिलिएट लेग ऑफ प्रॉन, आई हैव मेड दैट क्लियर इन द वीडियो विच आई हैव मेड ऑन द पैलेमोन। पैलेमोन वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू जस्ट गो टू द वेब, कहीं भी इसको सर्च करो, तुम्हारे RL कोटपाल की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। डायग्राम बनाने की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। वंस अगेन आई एम सेइंग दिस, अगर चिलिएट लेग पे क्वेश्चन आता है तो तुम्हें फंक्शन, मॉर्फोलॉजी और डायग्राम 3 चीज़ें ज़रूर से देनी है, भले वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 4 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था बाइपिनेरियल लार्वा पे। अब देखो जो एस्टीरियास होते हैं ना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिसमें हमने बताया था तुम्हें एस्टीरियास, ठीक है, जो स्टारफिश वाला था, तो उसमें कई सारे लार्वा होते हैं, उनमें से ये बाइपिनेरियल लार्वा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा भी कई सारे लार्वा होते हैं, ठीक है, ओफियोप्ल्यूटस होता है, काइनोप्ल्यूटस होता है, तो हर क्लास के लिए अलग अलग लार्वा होता है। तुम अगर चाहो, टाइम है तो बाकी सारे लार्वा को भी अच्छे से देख सकते हो, उनके डायग्राम देख सकते हो। लगभग सिमिलर ही डायग्राम होते हैं, थोड़े बहुत में अलग अलग होते हैं, और बाइपिनेरियल लार्वा तो अलग ही होता है, ठीक है। इसको तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, इसके डायग्राम को देखने की कोशिश करना, थोड़ा अजीब सा दिखता है, ऐसा ऐसा करके अजीब सा, पर इनकी खास बात ये होती है एस्टेरियास के केस में कि जब ये लार्वल स्टेज में होता है, ये एक लौता ऐसा फाइलम है जो कि लार्वल स्टेज में क्या करता है, बायलेटरल सिमेट्री देता है, मतलब सिर्फ एक जगह से उसको कट करा जा सकता है सिमेट्री वाइज। लेकिन जब ये अपनी अडल्ट स्टेज में जाता है तब ये रेडियल सिमेट्री देता है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग के केस में क्या होता है कि हम लोग जब छोटे होते हैं, यानी कि जब हमारी लार्वल स्टेज होती है, नहीं हमारी नहीं, मतलब कह भी सकते हो ये हमारी डेवलपमेंटल स्टेज जब होती है, तो हम एग के फॉर्म में हमको रेडियली हम सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब एक एग होगा, अगर उसको कहीं से भी काटो तो वो रेडियली सिमेट्रिकल होगा, बट अगर इन केस वो इंसान बन जाता है या फिर मान लो हम लोग हैं, तो ये हो गया, तो अब उसकी बायलेटरल सिमेट्री ही सिर्फ हो पाएगी, है ना। इसी बात को यहाँ पे उल्टा चलता है, किसके केस में, एस्टीरियास के केस में, ठीक है। उनके केस में क्या होता है कि लार्वा जो होता है वो शो करता है बायलेटरल सिमेट्री, और जब वो एडल्ट फॉर्म में जाता है तब उसको किसी भी कहीं से भी कैसे भी कट करो वो सिमेट्रिकल शो होता है, तो वो रेडियल सिमेट्री शो करने लगता है एडल्ट केस में। ये एक खास बात है जो फाइलम एस्टेरिया के साथ रिलेटेबल है। इसके अलावा ट्यूब फीट के बारे में क्वेश्चन है, ट्यूब फीट के बारे में हमने अच्छे से बता रखा है, जो हमने एक वीडियो बनाई हुई है वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ एस्टेरियास पे।
इसके अलावा रेस्पिरेशन इन पैलेमोन के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन थोड़ा सा मैं अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. अगेन आई एम सेइंग इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस यू जस्ट गो टू द बुक R.L. गोरपाल, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, तो तुम प्लीज़ उसमें से एक बार पढ़ने की कोशिश करो. और अगर पूरी बुक नहीं पढ़नी है तो एटलीस्ट वो पोर्शन तो ज़रूर पढ़ो जो हमने मेंशन किए हैं, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस तो अच्छे से हो पाए. नाउ कमिंग टू सेक्शन बी ऑफ पेपर थर्ड जूलॉजी BSc पार्ट 1. ठीक है, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. इसमें क्या करना है, तुम्हें सारी थ्योरीज जितनी थी सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बनाने में, ठीक है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को अगर तुम देखोगे तो उसमें काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, उन सबको मिला जुला के एक नई थ्योरी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. तो तुम्हें वो सारी थ्योरीज के बारे में शॉर्ट में लिखना पड़ेगा और फिर तुम्हें मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को कंक्लूड भी करना पड़ेगा एट द एंड. फिर एक क्वेश्चन था आइसोलेशन पे. आइसोलेशन अगर वो पूछ रहा है तो टाइप्स ऑफ आइसोलेशन जितने भी तरह के हैं, प्री ज़ाइगोटिक, पोस्ट ज़ाइगोटिक, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, या फिर बिहेवियरल, या फिर क्लाइमेटिक, जितने भी टाइप के फिजियोलॉजिकल, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल, जितने भी टाइप के आइसोलेशन है उन सब के बारे में तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा. ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ट्राई टू मेक ऑल द नोट्स. ठीक है, अभी तुम्हारे पास अच्छा टाइम है, तुम इनके बारे में सारे नोट्स बना सकते हो. जब तुम इनके बारे में पढ़ने बैठो, आइसोलेशन अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें सारे नोट्स बनाने चाहिए. ठीक है, जितने टाइप्स के आइसोलेशन है. और इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अपना दिमाग ही हल्का सा थोड़ा सा सोचना है कि हो सकता है किसी का टाइम पीरियड अलग हो तो इसलिए इस तरह से उसकी स्पीशीज़ आइसोलेट कर रही है, हो सकता है किसी का जोग्राफिकल लोकेशन अलग है तो इसकी वजह से वो आइसोलेट कर रहा है. और ये टॉपिक तुम्हें अच्छे से CP ने पढ़ाया हुआ है, तो आई होप यू विल लर्न इट वेल. और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो गूगल करो यार, थोड़ा सा तो खुद भी मेहनत किया जा सकता है और काफ़ी ईजी है ये, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है. ये आई थिंक पेपर थर्ड इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट पेपर, क्योंकि इसमें टैक्सोनॉमी अगर हटा दिया जाए तो बाकी तो बहुत ईजी पेपर है. बेटेसियन एंड मुलेरियन मिमिक्री, ये भी तुम्हें CP ने पढ़ा रखा है. ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. इसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है, और दूसरी चीज़ ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे है. ठीक है, लोकेशन इसकी. और लोकेशन के अलावा तुम्हें इसके बारे में क्या देखना पड़ेगा कि ये रिसेंट में अभी अगर कुछ भी नया हुआ हो तो वो थोड़ा सा देख लेना, बाकी इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है. फिर भी तुम इसके फंक्शनैलिटी को चेक कर सकते हो कि किस लिए इसको बनाया गया था ICZN को, एंड व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस. सबसे पहले तो तुम्हें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म लिखे बिना कुछ भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मतलब ज़रूरत तो है, अगर नहीं आता था तो फिर क्या ही कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कब ये बना था, कैसे बना था, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे इसके बारे में सोचा गया था, और थोड़ा बहुत इसके फंक्शन के बारे में ज़्यादा अच्छे से लिखोगे तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे. ये शॉर्ट नोट्स में ही आता है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, यू हैव लर्नड इट वेल, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड आई थिंक यू कैन डू इट. ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो तुम बॉटल नेक इफेक्ट भी बतानी है, और दूसरा जो होता है क्या कहते हैं उसको, एक तो बॉटल नेक हो गया और दूसरा आई थिंक आई जस्ट स्किप्ड फ्रॉम माई माइंड, ये फाउंडर्स इफेक्ट. हाँ, फाउंडर्स इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट जो दोनों हैं उन दोनों को ही तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर बता रहे हो तो, अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आता है तो, और अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट एज सच ही आता है तो तुम्हें बस शॉर्ट नोट्स ही देने, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. माइग्रेशन के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, माइग्रेशन किस तरह का हो सकता है, कौन कौन करता है, बर्ड्स करती हैं, फिशेस करती हैं, कहाँ से कहाँ तक करती हैं, क्यों माइग्रेट करती हैं, वाई व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ माइग्रेशन, वाई डू दे माइग्रेट, सीजनल होता है, एक्विट, और क्यों, मतलब क्या उसका एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है माइग्रेशन करने वाले बर्ड्स या फिशेस के केस में. उनकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि वो पूरे पाथ को याद किए रहती हैं. तो ये जनरेशन बाय जनरेशन कैसे पास आउट हो रहा है, सर्काडियन रिदम को कैसे हैंडल कर रहे हैं वो लोग, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा म्यूटेशन है. म्यूटेशन कई तरह का होता है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन है. ठीक है, कई तरह के, तो वो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है. मेरिस्टिक एंड नॉन मेरिस्टिक डेटा, ये टैक्सोनॉमी का पार्ट है. कुछ नहीं समझ में आता जस्ट गूगल इट डाउन एंड नोट्स बना के इसको प्रैक्टिस करो, दैट्स इट. टैक्सोनॉमी में बहुत दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू लर्न इट. बस इसको रट्टा मारने की ज़रूरत है, क्योंकि टैक्सोनॉमी बहुत समझ में आने वाली चीज़ नहीं है. ये फिजियोलॉजी नहीं है, ये मॉर्फोलॉजी नहीं है, ना एनाटॉमी है. तो ये तुम्हें एज सच ही याद करनी पड़ेगी जैसे उसके बारे में दिया गया है. ठीक है, इसके अलावा है स्पेसिएशन अगर क्वेश्चन आ रहा है तो स्पेसिएशन में तुम्हें हर तरह का स्पेसिएशन पता होना चाहिए. पहली बात तो ये है कि सिम्पैट्रिक और एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, सिम्पैट्रिक एलोपैट्रिक स्पेसिएशन तुम्हें पता ही होना चाहिए. ठीक, इनके बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा. फिर क्या है,
हाँ, इसके बाद है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या रही है टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री, कब से कहाँ से स्टार्ट किया गया। तो तुम्हें इसके लिए पूरा बिल्कुल पीछे से जाना पड़ेगा कि एक ज़माने में क्या होता था कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने सिर्फ और सिर्फ एनिमल और प्लांट्स के बेसिस पे सबको डिवाइड कर दिया था। जो लोकोमोशन कर सकते हैं उनको एनिमल रखा था और जो नहीं कर सकते उनको प्लांट रख दिया था। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें पीछे से मतलब पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा, वहाँ से स्टार्ट करके टैक्सोनॉमी की पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया है वेरिएशन पे, काइंड्स ऑफ वेरिएशन जो देखने को मिलता है। वेरिएशंस कुड भी जेनेटिक वेरिएशन, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस। तो वेरिएशंस क्या क्या रीज़न होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेरिएशन। म्यूटेशन एक कॉज हो सकता है ना। सेक्सुअल रैंडम मीटिंग एक कॉज हो सकता है वेरिएशन का। तो इन सब के बारे में तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, काइंड्स भी पढ़ना पड़ेगा वेरिएशन का और साथ ही उसका कॉज भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ होती है इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल। इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल एक वर्ड है, मतलब इसको एक टर्मिनोलॉजी की तरह समझो। इसकी टर्मिनोलॉजी के बाद इसकी डेफिनेशन को एज सच गूगल करो और याद करो, क्योंकि इसके अलावा इसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता है। ये छोटी सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बहुत ईजी भी नहीं है, बस तुम्हें याद होनी चाहिए ताकि तुम एग्जाम में जाके लिख सको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में तुम्हें थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। और इसके अलावा एक है लॉ ऑफ प्रायोरिटी या प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। ये एक टॉपिक है जो कि टैक्सोनॉमी में बार बार पूछा जा रहा है। इसके अलावा एक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है तो देन यू हैव टू मेंशन ऑल द थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ। यू कैन नॉट जस्ट मेंशन कि एक थ्योरी तुमने बता दी या डार्विन की थ्योरी बता दी या लमार्क की थ्योरी बता दी, बात खत्म हो गई। नहीं, यू हैव टू मेंशन ऑल द थ्योरीज विच CPS taught you. CPS taught you about every theory ना। सो तुम सारी ही थ्योरी को, पांचमर्मिया की थ्योरी, कॉस्मोसिस की थ्योरी, जितनी थ्योरीज तुमने पढ़ी है, ठीक है, तुम एज इट इज़ सारी थ्योरीज को थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लेन करो, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आता है देन यू मस्ट हैव टू मेंशन दिस थिंग, ठीक है, ऑल द थ्योरीज। इसके अलावा क्या है टैक्सोनॉमिक थ्योरी ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन कि क्या क्या थ्योरीज हैं टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की। जैसे हम लोग बॉटनी में पढ़ते हैं एंगलर और प्लांटल की क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन, ऐसे जूलॉजी में भी थ्योरीज हैं टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन को लेके, तो उसको भी तुम्हें थोड़ा बहुत मेंशन करना पड़ेगा। देन आफ्टर यू हैव सिलेक्शन। अब सिलेक्शन तुमने अगर पढ़ा होगा तो नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा है ना। इसके अलावा भी कई तरह के सिलेक्शन होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में भी किन सिलेक्शन होता है, और भी कई तरह के सीजनल सिलेक्शन होते हैं, तो तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। तो तुम्हें थोड़ा सा, अगर CP ने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो देन यू हैव टू जस्ट सर्च इट, गूगल करो, मिल जाएगा। आई एम गिविंग यू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आई हैव जस्ट सॉर्टेड आउट ऑल द पेपर्स एंड जस्ट गॉट दीज टॉपिक्स एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सो तुम इतना काम तो कर ही सकते हो अपने लिए, इन सारे टॉपिक्स पे थोड़े थोड़े नोट्स बना के रख लो, ठीक है। इससे तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, तुम्हारा एग्जाम है, तुम्ही को पढ़ना है, हम पढ़ के थोड़ी ना दे देंगे तुम्हारा एग्जाम, तुम्हें नहीं पढ़ना है, तो तुम्हें ही नोट्स बनाने की ज़रूरत है। तो तुम नोट्स बनाओ इसके और प्रैक्टिस करो। इसके अलावा कंपटीशन पे कई सारे क्वेश्चन आए हैं। कंपटीशन इट कुड बी इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा मतलब क्या होता है, मान लो इंटर और इंट्रा, ये मान लो यहाँ पे घास निकली है। अब ये घास खाने के लिए यहाँ पे कोई डियर है और यहाँ पे कोई गोट है, ये दोनों ही इस घास को खाना चाहते हैं। अब डियर और डियर नंबर 1 डियर नंबर 2 के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है कि हम ज़्यादा खा लें, तो ये होगा इंट्रा। क्या होगा, इंट्रा, विद इन स्पेशीज़, क्योंकि दोनों की स्पेशीज़ सेम है। लेकिन अगर मान लो ये गोट है और यहाँ से ये गोट गई, यहाँ से ये डियर आए और ये दोनों ही इस घास को खाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, ये हो गया इंटर स्पेशीज़, मतलब दो अलग अलग स्पेशीज़ के बीच में कंपटीशन हो रहा है। तो इस तरह से तुमने कंपटीशन देख लिया, और कंपटीशन जब भी आएगा तुम हमेशा दोनों ही लिखोगे, इंटर भी लिखोगे, इंट्रा भी लिखोगे। इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। इसके अलावा फिश माइग्रेशन पे बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं। फिश माइग्रेशन इज द टॉपिक which is being asked many a times, and I have made a video which is available for you. Just check out the video and you will get all the important topics, ठीक है। किस तरीके से वो कहाँ पे कौन से फिश किस तरफ माइग्रेट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, किस और कौन कौन सी टाइप की फिशेस होती हैं, वो हमने अच्छा सा खासा वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें से चेक करो। इसके अलावा लीनियर हायरार्की के बारे में तुम्हें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें CP ने पढ़ाया, अगेन आई एम सेइंग दिस, अगर CP ने पढ़ा रखा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा रखा है यू जस्ट हैव टू गूगल इट, नोट इट डाउन एंड पेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू फॉर होल ऑफ द एग्जाम, दैट्स इट। एग्ज़ाम जब तक चल रहा है तब तक तुम्हें अपने सामने कुछ अक्षर चिपकाने हैं जो तुम्हें रटने हैं, ताकि तुम याद कर पाओ और उसके काम तुम्हारे काम आ सके। अच्छा, अभी हमने तुम्हें जब स्पेसिएशन बताया था तो हमने सिम्पैट्रिक और एलोपैट्रिक स्पेसिएशन बताया था। अब दूसरी चीज़ होती है स्पेशीज़ कंसेप्ट, डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद इन दिस, ओके। स्पेशीज़ कंसेप्ट जो होता है उसमें से बायोलॉजिकल स्पेशीज़ कंसेप्ट बार बार पूछा जाता है। जब हम दे रहे थे एग्जाम तभी ये क्वेश्चन आया था बायोलॉजिकल स्पेशीज़ कंसेप्ट के बारे में, तो तुम थोड़ा सा इसके बारे में नोट्स बनाने की कोशिश करना। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल स्पेशीज़ कंसेप्ट, व्हाई इज़ इट इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस बायोलॉजिकल स्पेशीज़ कंसेप्ट।
किस तरह से क्या कहता है, क्या कहना चाह रहा है, तुम इसको किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो अपने डेली लाइफ में, या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से इसका क्या रिलेशन है, इतना सा तुम्हें इसके बारे में खुद से पढ़ के निकालना पड़ेगा। फिर ग्रुपिंग एंड रैंकिंग, और फिर पॉपुलेशन टैक्सोनॉमी। देखो सारी चीज़ें एक तरफ, टैक्सोनॉमी के लिए तुम्हें कुछ भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। टैक्सोनॉमी के लिए तुम्हारी आरएल कोटपाल में ही कुछ हिस्से में लिखा हुआ है टैक्सोनॉमी, ठीक है। अगर तुम्हें उसमें भी नहीं मिलता है तो तुम्हें कोई बुक अलग से लेने की ज़रूरत नहीं, जस्ट गूगल इट। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, जस्ट गूगल इट। क्योंकि टैक्सोनॉमी में क्या होता है ना, हर बार कुछ ना कुछ टर्म चेंजेस होने लगते हैं, कुछ ना कुछ नया अपडेट आ जाता है। तो तुम अगर गूगल करते हो और तुम मतलब रीसेंट अपडेट के साथ उसको पढ़ते हो तो तुम्हारे लिए ईजी होगा टू ग्रास्प द कंसेप्ट एंड टू गेट इट डन विद योर एग्जामिनेशंस। बाकी अगर तुम चाहो तो ये सारी चीज़ें तुम्हें आरएल कोटपाल में भी मिल जाएंगी, और फिर भी अगर नहीं मिलती है तो देन यू जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल गेट यू द नोट्स और समवेयर सम मैटर्स टू स्टडी फ्रॉम। Okay, I think this was the end of the slides, and this was all about paper 1, paper 2 and paper 3. I've given you all of the 3 papers, all the important topics which might come in your examination. Prepare well, all the best for your exams, and I hope you will do good. So that's it, bye bye.